नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से कन्यादान नामक पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो कि ऋतुराज जी द्वारा लिखा गया है। ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ। जयपुर से अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात ये 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। इससे सेवानिवृत्त होकर इन्होंने 3 वर्षों तक चाइना रेडियो इंटरनेशनल में विदेशी भाषा विशेषज्ञ का पद संभाला। इनकी कविताओं में सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। इन्हें पेरिस सम्मान, बिहारी सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान, सुब्रमण्यम भारती हिंदी सेवी सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है। इस पाठ की रूपरेखा इस प्रकार से है कि प्रस्तुत कविता में ऋतुराज जी ने स्त्री जीवन के प्रति कवि की जो संवेदनशीलता प्रकट हुई है, इस कविता में ऋतुराज जी ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता को प्रकट किया है और कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता ही नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्शीकरण का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली कुरीतियों को भी उजागर किया गया है। काव्यांश इस प्रकार से है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक मतलब सच्चा। जिस बात के लिए हमें प्रमाण मिला हुआ है वह क्या है? सच्चाई से भरा होगा। तो वह दुख, एक माँ का दुख, जब वह लड़की को दान में दे रही हो, तो उसका दुख है, उसके लिए किसी प्रमाण की वैसे आवश्यकता नहीं होती। वह दुख क्या है? सच्चा दुख है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। ऋतुराज जी ने कन्यादान, जो पाठ का शीर्षक ही है, जब कन्या का दान किया जाता है तो उस समय माँ अपनी बेटी को विदा करने के साथ ही साथ स्त्री के परंपरागत जो आदर्श रूप से थे उसकी सीख तो देती है, लेकिन ऋतुराज जी ने प्रस्तुत कविता में एक परंपरागत आदर्श रूप के साथ ही साथ उससे हटकर की भी एक सीख को देना दिखाया है। और इसमें क्या है? जब वह लड़की को दान में दे रही है, देते वक्त, देने के समय उसके मन का आभास ऐसा है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसकी क्या है? जब वह किसी को दान में दे रही है, जिस लड़की को वह दान में दे रही है, वह मानो कि उसकी अंतिम पूंजी हो। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर उसने अपनी लड़की को कन्या को दान कर दिया तो मानो वह उसकी अंतिम पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की क्या थी? बिल्कुल भी सयानी नहीं थी। अभी उसके अंदर
भोलापन और सरलता थी। उसको उसके सरलता के कारण ही उसे संसार के जो दुख है अभी वह बातें समझ में नहीं आती थी। बेटी क्या है? माँ बेटी को अपनी अंतिम पूंजी कह रही है, क्योंकि बेटी माँ से ही अपनी सुख दुख की बात कहती है और माँ भी अपने सुख दुख की बात बेटी से कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई है, वह बहुत सयानी नहीं है और इसीलिए उसके मन में उसके प्रति क्या है, एक आशंका है और उसे संसार की जो चालाकी है अभी उसको समझने की ही समझ भी नहीं थी। कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लड़की का भोलापन और सरलता इतनी है कि उसे अभी क्या है, अभी मायके में रहने पर उसे केवल सुख ही सुख मिले तो उसको केवल सुख का एहसास है और दुख का समय उसने अभी नहीं देखा है। इसलिए उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन जो दुख का समय है वह उसे अभी समझ में नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की चूंकि सयानी नहीं थी तो उसे ससुराल पक्ष की जो कठोर सच्चाइयां थी और पुरुष प्रधान समाज के जो बंधन होते हैं उसका ज्ञान अभी उसमें नहीं था। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो वह भली भांति जानती थी लेकिन दुख क्या होता है यह उसे नहीं पता था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय क्या है? इसका आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। उसे क्या है कि वह केवल विवाह की एक कल्पना सा करके उसे कल्पना विवाह के सुख का एहसास है। वह उसके केवल सुरीले और जो उसके प्रति मोहकता थी वह उसी पक्ष का अपनी सरलता के कारण वह यह जानती थी। लेकिन अभी उसके आगे का जो दुख था, ससुराल पक्ष की जो कठोर सच्चाइयां थी, पुरुष प्रधान समाज के जो बंधन होते हैं वह अभी इस बात से अनभिज्ञ थी। इसलिए वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। काव्यास में आगे क्या कहते हैं कवि कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना क्या है? प्रसन्न होना, उसमें मोहकता होना। तो माँ कहती है कि पानी में झांक करके अपने सौंदर्य पे तुम मत आना, ठीक है, अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना। क्यों? कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी बेटी को परंपरागत जो आदर्श हैं उससे हट करके सीख देती हुई कह रही है कि बेटी जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना, साथ ही साथ आग से भी सावधान रहना, क्योंकि जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वह अपने आगे भावी जीवन में बेटी को सचेत करना चाहती है कि अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। क्या कहती है माँ? कहती है इसीलिए कि आग से रोटियां सेकना तो ठीक है, आग जो है आग का कार्य रोटियां सेकने तक तो ठीक है,
लेकिन वही आग जब जलाने का कार्य करती है तो वह क्या है, दुस्सह हो जाती है। माँ ने अपनी बेटी को वस्त्र और आभूषण के प्रति भी सजग रहने के लिए कहा। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ ने क्या कहा? माँ कहती है, बेटी को अपना कहती है कि आभूषणों के प्रति जो स्त्री का मोह होता है वह एक कमजोरी होती है। वह इस सच्चाई का ज्ञान अपनी बेटी को कराना चाहती है कि शाब्दिक भ्रमों की तरह जो शब्द हमें भ्रमित करते रहते हैं, वस्त्र और आभूषण भी उन्हीं शब्दों के भ्रमित होने की ही तरह है। ये बंधन है स्त्री जीवन के। इससे क्या होती है? स्त्री बंधन में बंध जाती है। कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषण के मुंह में मत पड़ना। यह क्या है? यह स्त्री जीवन के बंधन है। मागे सीख देते हुए कहती है कि तुम आभूषण और वस्त्र तुम्हें स्नेह का आभास दिलाएंगे और तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। क्या करेंगे? तुम्हें लगेगा कि स्नेह का आभास है, स्नेह का आकर्षण है, लेकिन वह तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़के की तरह मर्यादा भरा आचरण करना। एक लड़की जो अपने मायके से जाती है, वह अपने मायके की बातों को सीख कर जाती है, अपनी परंपराओं का अनुसरण करती है। तो माँ यही सिखलाने की कोशिश कर रही है कि ससुराल में तुम जब जाओगी तो तुम लड़की की तरह मर्यादा से भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। इसीलिए माँ ने कहा, लड़की होना, लड़की जैसे कोमलता का एहसास होना आवश्यक है। लड़की कोमलता का प्रतीक होती है, तो वह कोमलता एक प्रेम की अनुभूति होना आवश्यक है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। कोई तुम्हारे लड़कीपन का अत्याचार करे तो उस अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना, वहां पे तुम कमजोर मत पड़ जाना। इसे लड़की जैसे मत बनना। लड़की को कहाँ पे कमजोर, दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है। तो माँ बेटी को यही समझाने का प्रयास कर रही है कि तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। लोक व्यवहार में सावधान रहना मतलब अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग क्या करेंगे? तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा शोषण करेंगे और वह तुम्हें उस शोषण का शिकार नहीं होना है। माँ ने तरह तरह से अपनी बेटी को कन्यादान के समय अपनी बेटी को उसके भविष्य के लिए सचेत करते हुए अनेक उनकी बातें उसको सिखा रही है, ताकि लड़की, क्योंकि जो लड़की अभी तक केवल सुख जानती थी, वह कल उसे दुख भी महसूस हो सकता है। इसीलिए वह कहती है कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह आचरण करना, कोमलता भरा आचरण करना, मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन कमजोर मत बनना। लड़की की तरह जैसी मत दिखाई देना। जहाँ भी तुम्हारे अत्याचार हो, उस अत्याचार को मत सहना और दुर्बल मत बनना। और माँ यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि तुम्हें कोई लड़की समझ करके कमजोर ना समझे। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल मैं इसके अन्य प्रश्नों का व्याख्या लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आज मैं पाठ समाप्त कर रही हूँ।